सबसे पहले हम बात करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब क्या होता है? अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज बोलें तो अलग अलग क्रॉप्स के अंडर कितना एरिया है एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अलग अलग क्रॉप्स के अंडर कितना एरिया है एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, और ये जो क्रॉप्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ये किस तरीके से चेंज हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ये जो चेंज देखने को मिल रहा है इसके पीछे कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। जब इन तीनों एस्पेक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि हम बात कर रहे हैं क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। ये हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मान लेते हैं कि ये कोई बहुत लंबा चौड़ा एरिया है। इस लंबे चौड़े एरिया में किन किन क्रॉप्स को उगाया जा रहा है एट दिस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कितना एरिया वीट के अंडर है, कितना राइस के अंडर है, कितना शुगरकेन के अंडर है, कितना पल्सेस वगैरह के अंडर है। तो किन किन क्रॉप्स को कितने कितने एरिया में उगाया जा रहा है एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एक हिस्सा इसका। दूसरा, ये जो क्रॉप्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ये किस तरीके से चेंज हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि 1950-1951 में ये जो एरिया है इसमें सिर्फ वीट उगाया जाता था, या ये कहें कि वीट का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस था। लेकिन अब क्या देखने को मिल रहा है कि अब और भी क्रॉप्स को उगाया जा रहा है, मतलब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया जा रहा है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो क्रॉप्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ये किस तरीके से चेंज हुआ, और ये जो चेंज आया इस चेंज के पीछे कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। जब इन तीनों एस्पेक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि हम बात कर रहे हैं क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। क्रॉपिंग पैटर्न है क्या? पोर्शन ऑफ एरिया अंडर डिफरेंट क्रॉप्स एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एंड हाउ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज चेंजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग दिस चेंज इज नोन एज क्रॉपिंग पैटर्न। बेसिकली ये जो क्रॉपिंग पैटर्न है ये दो चीज़ों को इंडिकेट करता है, एक तो टेम्पोरल अरेंजमेंट को और दूसरा स्पेशल अरेंजमेंट को। टेम्पोरल अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे किन क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया में, साल दर साल किन क्रॉप्स को उगाया जा रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया में, उसको बोलते हैं टेम्पोरल अरेंजमेंट। और दूसरा होता है स्पेशल अरेंजमेंट ओवर द स्पेस, कि एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम किसी पीस ऑफ लैंड के ऊपर क्रॉप्स को किस तरीके से अरेंज किया गया है, कौन से क्रॉप्स को उगाया गया है, उसको बोलते हैं स्पेशल अरेंजमेंट। बहुत सिंपल, अपने को क्या याद रखना है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। और क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, अलग अलग क्रॉप्स को किस तरीके से किसी पर्टिकुलर एरिया में उगाया जा रहा है एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, वो जो क्रॉप्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से चेंज हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और वो जो चेंज देखने को मिला उसके पीछे कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। इन तीनों एस्पेक्ट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि हम बात कर रहे हैं क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। अब सवाल आता है कि हमारे कंट्री में ये जो क्रॉपिंग पैटर्न है इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या कहते हैं, या ये कहें कि ट्रेंड्स क्या रहे हैं हमारे कंट्री में क्रॉपिंग पैटर्न को लेके। ट्रेंड्स की अगर बात करें तो 1950-51 में द टोटल एरिया अंडर सीरियल्स हुआ करता था 80% ऑफ द टोटल एरिया अंडर फूड ग्रेन्स। 1950-51 में जितना हमारा टोटल एरिया अंडर फूड ग्रेन्स होता था उसमें से 80% एरिया में सीरियल्स को उगाया जाता था। लेकिन 2022-23 में ये थोड़ा सा घट गया और अब कितना रह गया है, 78% रह गया है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सीरियल्स में राइस भी आता है, सीरियल्स में वीट भी आता है, सीरियल्स में ज्वार बाजरा वगैरह भी आता है। ये जो आपको एरिया थोड़ा सा घटता हुआ दिखाई दे रहा है ये राइस और वीट में नहीं घटा है, बाकी के सीरियल्स में घटा है। इनफैक्ट राइस और वीट में तो जो एरिया है वो बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना, मोटा मोटा ध्यान रखना ट्रेंड्स को, कि सीरियल्स के अंडर जो एरिया है वो पिछले 60-70 साल में थोड़ा सा माइन्यूटली घटा है। लेकिन ये जो घटाव देखने को मिला है ये राइस और वीट की वजह से नहीं देखने को मिला है, ये अदर सीरियल क्रॉप्स की वजह से देखने को मिला है। और अदर सीरियल क्रॉप्स को भी लोग अब क्यों प्रेफर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाकी जो नॉन सीरियल क्रॉप्स हैं उनमें थोड़ा कमर्शलाइजेशन आ गया है, उनकी थोड़ी मार्केट वैल्यू हो गई है। बट हाँ, मोटा मोटा आप क्या याद रख सकते हो कि सीरियल्स के अंडर जो एरिया है वो माइन्यूटली थोड़ा सा घटा है। 1950-51 में
पल्सेस की अगर बात करें तो पल्सेस के अंडर जो टोटल एरिया था वो कितना था, सिर्फ 20% ऑफ द टोटल एरिया अंडर फूड ग्रेन्स। 2022-23 में ये थोड़ा सा माइन्यूटली सा इंक्रीज हुआ है और कितना हो गया है, 22% हो गया है। सीरियल्स के मामले में 2% घटा है और पल्सेस के मामले में लगभग 2% बढ़ गया है। राइस की अगर बात करें तो 1950-51 में एरिया कितना था, 32%। 2022-23 में ये जो एरिया है ये बढ़ के कितना हो गया है, 36% के आसपास हो गया है। और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि हमारे कंट्री में जितना भी टोटल एरिया है अंडर फूड ग्रेन्स, उसमें से लगभग 1/3 या मोर देन 1/3 जो है वो राइस कल्टीवेशन के अंडर है। 36% एरिया जो है वो राइस कल्टीवेशन के अंडर है। और अगर वीट की बात करें तो 1950-51 में वीट के अंडर सिर्फ 10% एरिया हुआ करता था और यहां पे सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला है। 2022-23 में वीट के अंडर जो एरिया है वो कितना है, 24% के आसपास है, मतलब बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। और अगर राइस और वीट दोनों को मिला के देखो तो लगभग 60 से 65% एरिया हमारा जो है वो राइस और वीट कल्टीवेशन के अंडर ही है, जो कि अपने आप में कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, बिकॉज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर की सक्सेस में। बट हाँ, हमारे कंट्री में ऐसे फैक्ट्स हैं। अच्छा, वीट के अंडर ये जो एरिया इंक्रीज होता हुआ दिखा, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता हुआ दिखा, इसके पीछे रीजंस क्या हैं? एक तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, सरकार प्राइस सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, एमएसपी वगैरह। ग्रीन रिवोल्यूशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा इस वीट के प्रोडक्शन में इंक्रीज होने में, और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड हो गया है। अगर बात करें कोर्स सीरियल्स की, तो कोर्स सीरियल्स के मामले में हमारे कंट्री का केस बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। देखो, अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि सीरियल्स के अंडर जो एरिया है वो बहुत माइन्यूटली सा, वो बहुत कम 2% से डिक्रीज हुआ है। लेकिन मैंने साथ में ये भी बोला था कि ये केस राइस और वीट के मामले में नहीं है, जो कोर्स सीरियल्स हैं उनके मामले में है, जैसे ज्वार है, जैसे बाजरा है, जैसे मेज है। 1950-51 में लगभग 29% एरिया जो है वो कोर्स सीरियल्स के अंडर हुआ करता था, लेकिन 2022-23 आते आते ये एरिया सिग्निफिकेंटली घट गया है और सिर्फ कितना रह गया है, 18% रह गया है। देखो, फिगर्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ट्रेंड याद रखो कि सीरियल्स के मामले में पिछले 60-70 साल में बहुत माइन्यूट सी कमी आई है, पल्सेस के मामले में बहुत माइन्यूट सा इंक्रीज देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट चीज है राइस और वीट। राइस के मामले में इंक्रीज देखने को मिला है और राइस जो है वो लगभग, या ये कहें कि मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल एरिया अंडर फूड ग्रेन्स को कवर करता है। वीट के मामले में बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला है। कोर्स सीरियल्स के मामले में हमारा केस डिसअपॉइंटिंग है और जो एरिया है अंडर कोर्स सीरियल्स वो नीचे जाता जा रहा है। ऑयल सीड्स में हमने अच्छा काम किया है। 1950-51 में ऑयल सीड्स के अंडर जो एरिया था वो कितना था, 11 मिलियन हेक्टेयर। 2022-23 आते आते ये बढ़ के कितना हो गया है, 30 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। ऑयल सीड्स के ऊपर सरकार 1980 से ही फोकस कर रही है, बिकॉज इनकी एक्सपोर्ट वैल्यू भी होती है। और इन जनरल कमर्शियल क्रॉप्स की अगर बात करें तो शुगर केन के अंडर, कॉटन के अंडर, जूट के अंडर जो एरिया है वो इंक्रीज हुआ है, वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखो, ये ट्रेंड्स हैं, इन ट्रेंड्स को ट्रेंड्स के तौर पे याद रखना। फिगर्स तो यूपीएससी में पूछे भी नहीं जाएंगे, और अगर आप फिगर्स को याद रख भी लोगे तो बहुत एक्यूरेटली बहुत सारी चीज़ों को याद नहीं रख पाओगे। हाँ, 2-4 को याद रख सकते हो, ताकि अगर आप कभी आंसर लिखो और आंसर राइटिंग करो तो आपका आंसर थोड़ा सुंदर दिखे। बाकी यहाँ ट्रेंड्स को मोटा मोटा ध्यान रख सकते हो, और राइस के ऊपर फोकस करना, वीट के ऊपर फोकस करना, कोर्स सीरियल्स के ऊपर फोकस करना। थोड़ा सा ध्यान इधर भी देना कि कमर्शियल क्रॉप्स के मामले में भी हमारा जो एरिया है वो इंक्रीज हुआ है। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो और कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। QR कोड भी हमने दिया हुआ है और ज्वाइन का बटन भी है। जैसे भी आप कंट्रीब्यूट करना चाहो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। फिर इसके बाद बात आती है टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न्स इन इंडिया। हालांकि ये जो टॉपिक है
ये ज्योग्राफी का टॉपिक है और जीएस ज्योग्राफी में बहुत ढंग से पढ़ा जाता है इसके बारे में, लेकिन यहाँ पे दे रखा है, ये अच्छी बात है, देख लेते हैं इसको फटाफट से। इंडिया में क्रॉपिंग पैटर्न के कौन कौन से टाइप्स हैं। एक होती है मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग या जिसको सिंगल क्रॉपिंग बुलाया जाता है। मोनोक्रॉपिंग का मतलब क्या है कि ईयर आफ्टर ईयर किसी एक पर्टिकुलर जमीन पे आप सिर्फ एक ही क्रॉप का कल्टीवेशन कर रहे हो। यू आर ग्रोइंग ओनली वन क्रॉप ऑन अ पर्टिकुलर लैंड ईयर आफ्टर ईयर, मतलब हर साल सेम क्रॉप का कल्टीवेशन किया जाता है उस पर्टिकुलर लैंड के ऊपर, इसे कहा जाता है मोनोक्रॉपिंग। जैसे राजस्थान के जिस हिस्से से मैं आता हूं, ईस्टर्न राजस्थान, वहां पे आमतौर पे ये देखने को मिलता है कि हर साल या तो वीट उगाया जाएगा या कोई फील्ड ऐसा है जिस पे हर साल सरसों उगाई जाएगी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हर साल सेम वही क्रॉप उगाई जाती है। उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस एक बड़ा फैक्टर है। ऐसी क्रॉपिंग को बुलाया जाता है मोनोक्रॉपिंग। दूसरी होती है मल्टीपल क्रॉपिंग या पॉलीक्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग या पॉलीक्रॉपिंग का मतलब क्या है कि जो सेम पीस ऑफ लैंड है उस पे आप हर साल 2 या 2 से ज्यादा फसल उगा रहे हो। जब सिर्फ एक ही फसल को उगा रहे हो और हर साल उसी फसल को उगा रहे हो तो बुलाया जाता है मोनोक्रॉपिंग। मल्टी क्रॉपिंग का मतलब क्या है कि कोई पीस ऑफ लैंड है उस पे आप एनुअली हर साल 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को उगाते हो तो उसको बुलाया जाता है मल्टी क्रॉपिंग। और ये जो मल्टी क्रॉपिंग है ये 4 तरीके की होती है। मल्टी क्रॉपिंग आम तौर पे देखने को मिलती है यूपी में, बिहार वगैरह वाले रीजन में, जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस बढ़िया है, पानी वानी बढ़िया है, वहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग देखने को मिलती है। मल्टीपल क्रॉपिंग के 4 टाइप्स हैं। कौन कौन से 4 टाइप्स हैं? एक होती है मिक्स्ड क्रॉपिंग, दूसरी होती है इंटर क्रॉपिंग, तीसरी होती है सीक्वेंस क्रॉपिंग और चौथी होती है रिले क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग के 4 टाइप्स हैं। कौन कौन से 4 टाइप्स हैं? एक है मिक्स्ड क्रॉपिंग, दूसरी है इंटर क्रॉपिंग, तीसरी है सीक्वेंस क्रॉपिंग और चौथी है रिले क्रॉपिंग। सबसे पहले सवाल आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है। आपने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक फील्ड में अलग अलग क्रॉप्स को उगा दिया है विदाउट एनी डेफिनेट पैटर्न। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब क्या है कि आपने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक फील्ड में अलग अलग क्रॉप्स को उगा दिया है विदाउट एनी डेफिनेट पैटर्न। जैसे सोरगम है, पर्ल मिलेट है, काउपी है, इन तीनों के बीज आपने लिए, इन तीनों के सीड्स आपने लिए और इस फील्ड में आपने छिड़क दिए, रैंडमली छिड़क दिए। अब इस फील्ड के ऊपर एट द सेम टाइम ये तीनों क्रॉप्स हो रही हैं, इनका कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है। कहीं पे सोरगम का बीज है, कहीं पे मिलेट का बीज है, कहीं पे काउपी का बीज है। इसको बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। ये जनरली प्रैक्टिस की जाती है ड्राई एरियाज में और सब्सिस्टेंस के लिए की जाती है कि सर्वाइवल के लिए क्रॉप्स हो जाएं, उसके लिए मिक्स्ड क्रॉपिंग को कल्टीवेट किया जाता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग को किया जाता है। दूसरा है इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग का मतलब क्या है कि आपने एक सेम टाइम पे एक फील्ड में अलग अलग क्रॉप्स को उगाया हुआ है लेकिन विद अ डेफिनेट पैटर्न। मिक्स्ड क्रॉपिंग में डेफिनेट पैटर्न नहीं होता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग में आप 2-3 फसलों को लेते हो, उनके बीज को रैंडमली छिड़क देते हो, रैंडमली सो कर देते हो। लेकिन इंटर क्रॉपिंग में एक डेफिनेट पैटर्न होता है। जैसे इंटर क्रॉपिंग में आप क्या करोगे, ये आपका फील्ड है, इस फील्ड को आपने रोज में डिवाइड कर लिया और अब इन रोज में एक रो में एक क्रॉप लगाई, दूसरी में दूसरी लगाई, फिर पहली वाली लगाई, फिर दूसरी वाली लगाई। तो आपने पूरे फील्ड को रोज में डिवाइड कर लिया या पूरे फील्ड को आपने स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लिया। तो इंटर क्रॉपिंग में सेम टाइम पे एक फील्ड में अलग अलग क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता है लेकिन एक डेफिनेट रो पैटर्न होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, फार्मर ये जो 2 क्रॉप्स को सेलेक्ट करेगा वो ऐसी क्रॉप्स होंगी जो कि एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होंगी, जो कि एक दूसरे की ग्रोथ में फायदा करेंगी। जो न्यूट्रिएंट्स ए रिलीज कर रहा है वो बी के काम में आ जाए और जो न्यूट्रिएंट्स बी रिलीज कर रहा है वो ए के काम में आ जाए। तो ये देखना पड़ता है कि ऐसी क्रॉप्स को उगाया जाए अगर आप इंटर क्रॉपिंग कर रहे हो तो जो कि एक दूसरे की ग्रोथ के लिए फायदेमंद हो। जैसे कॉटन है, ग्राउंडनट है। कॉटन को ग्रो होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, ग्राउंडनट थोड़ा जल्दी से कल्टीवेट हो जाता है। तो इंटर क्रॉपिंग क्या है कि सेम टाइम पे एक फील्ड में आपने अलग अलग क्रॉप्स को उगाया लेकिन एक डेफिनेट रो पैटर्न है या स्ट्रिप पैटर्न है। फिर तीसरा है सीक्वेंस क्रॉपिंग। सीक्वेंस क्रॉपिंग का मतलब क्या है
कि आपने एक क्रॉप को बोया, जब उस क्रॉप का हार्वेस्ट हुआ उसी के इमीडिएटली बाद आपने दूसरी क्रॉप को प्लांट कर दिया। जैसे आपका ये फील्ड है, यहाँ पे आपने एक क्रॉप को उगाया हुआ था, जैसे ही इसकी कटाई का टाइम आया, इसके हार्वेस्ट का टाइम आया, इसकी ये जो फसल है आपने काटी, जैसे ही आपने काटी उसके बाद ही आपने दूसरी क्रॉप को इमीडिएटली इसमें प्लांट कर दिया, सो कर दिया। जैसे राइस, पटेटो और ग्राउंडनट, ये सीक्वेंस क्रॉपिंग के तौर पर भी कल्टीवेट किए जाते हैं। सीक्वेंस क्रॉपिंग क्या है? द सेकेंड क्रॉप इज प्लांटेड आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ द फर्स्ट क्रॉप। मतलब एक तरीके से पहली क्रॉप को काटा गया और दूसरी वाली को हार्वेस्ट कर दिया गया। बहुत सिंपल, दूसरी वाली को सो कर दिया गया। बहुत सिंपल सी बात है, इसको बोलते हैं सीक्वेंस क्रॉपिंग। फिर चौथा है रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग में क्या होता है कि आपकी जो पहली क्रॉप है उसको अभी तक काटा नहीं गया है, बस काटने वाले हो, लेकिन उससे पहले ही आपने सेकंड क्रॉप को प्लांट कर दिया है। जैसे एग्जांपल है कॉटन, जैसे एग्जांपल है मस्टर्ड। इनको दिमाग में रखना। एक बार फिर से देखते हैं। देखो हमने क्या बात की, मोनोक्रॉपिंग नाम से ही क्लियर है। मोनोक्रॉपिंग या सिंगल क्रॉपिंग का मतलब क्या है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप किसी पर्टिकुलर लैंड के ऊपर सिर्फ एक ही क्रॉप को उगा रहे हो, उसको बुलाया जाता है मोनोक्रॉपिंग। दूसरा है मल्टीपल क्रॉपिंग, जिसको पॉलीक्रॉपिंग भी बुलाया जाता है, कि सेम पीस ऑफ लैंड पे आप एनुअली हर साल 2 या 2 से ज्यादा फसलों को उगा रहे हो। और इसके 4 टाइप्स हैं। कौन कौन से 4 टाइप्स हैं? एक होती है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब क्या है कि आपने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक फील्ड में अलग अलग क्रॉप्स को उगाया हुआ है, लेकिन कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है। दूसरा होता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है कि आपने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक फील्ड में अलग अलग क्रॉप्स को उगाया हुआ है, लेकिन एक डेफिनेट पैटर्न है, चाहे रो पैटर्न है चाहे स्ट्रिप्स का पैटर्न है। तीसरा होता है सीक्वेंस क्रॉपिंग। सीक्वेंस क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है कि आपने पहली क्रॉप का हार्वेस्ट किया, पहली क्रॉप को काटा और इमीडिएटली बाद में आपने दूसरी क्रॉप को सो कर दिया उसमें। और चौथा होता है मल्टीपल क्रॉपिंग में रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग में क्या होता है कि पहली क्रॉप का हार्वेस्ट किया नहीं गया है, पहली क्रॉप को अभी तक काटा नहीं गया है, लेकिन आप काटने वाले हो, उससे पहले ही आपने सेकंड क्रॉप को प्लांट कर दिया है, जैसे कॉटन और मस्टर्ड के केस में होता है। और इस रिले क्रॉपिंग में फायदा क्या हो जाता है कि एक तो आपकी जो जमीन है वो खाली नहीं रहती। जब आपका खेत खाली रहता है तो उसमें वीड्स वगैरह उग जाते हैं, उसमें खूब सारी घास वगैरह उग जाती है, लेकिन अब यहाँ पे चांस ही नहीं है घास वगैरह, वीड्स वगैरह के ग्रो होने का। दूसरा, आपका जो पहला क्रॉप है उस पहले क्रॉप के जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो काम आ जाते हैं दूसरी क्रॉप के। तीसरा, आपका फील्ड खाली नहीं रहता, तो इरोजन जैसी समस्याएं वगैरह नहीं देखने को मिलती हैं। ये है रिले क्रॉपिंग। अच्छा, एक चौथा टाइप और है रटून क्रॉपिंग। शुगर केन के मामले में तो रटून क्रॉपिंग को खूब प्रैक्टिस किया जाता है, यूपी में खूब होता है, मैंने खुद देखा है। बनाना के मामले में भी होता है, पाइनएप्पल के मामले में भी होता है। रटून क्रॉपिंग में क्या होता है कि जो आपकी क्रॉप है उस क्रॉप के हार्वेस्ट के टाइम पे, उस क्रॉप की कटाई के टाइम पे आप उस क्रॉप की रूट को या उसके लोअर पार्ट को उसी फील्ड में छोड़ देते हो, वहीं छोड़ देते हो। जैसे आपका ये पेड़ है, इस पेड़ को आप बिल्कुल जड़ से नहीं काटोगे, थोड़ा ऊपर से काटोगे। ये जो हिस्सा आपने छोड़ दिया इसको क्या बोलते हैं? रटून। और ये जो रटून है, इसी रटून में से जो अगली क्रॉप है वापस से रीग्रो करती है। जैसे शुगर केन का रटून आपने छोड़ दिया, इसी रटून में से फिर अगला वाला शुगर केन ग्रो करेगा। अब इसमें एक फायदा तो ये हो जाता है कि इसमें खर्चा कम आता है, बिकॉज आपको नया सीड नहीं लेके आना, आपको नए सीड के ऊपर खर्चा नहीं करना है, पुराना वाला रटून आपका काम आ रहा है। लेकिन दिक्कत बड़ी इसमें क्या है कि ये जो रटून होता है इसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन है, उसमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा। मैं इसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारे टर्म समझ में आए होंगे। और ये सिर्फ इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जीएस ज्योग्राफी में बहुत काम आता है ये चैप्टर। एग्रीकल्चर से क्वेश्चंस आते हैं, तो इन टर्म्स को याद रखना, दिमाग में रखना, कोट करोगे आंसर में, अच्छे लगेंगे, सुंदर लगेंगे। शायद ये सारी चीज़ें आपको बहुत ईजिली समझ में आनी चाहिए, आ रही होंगी। फिर एक टर्म आपने सुना होगा जूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, या जिसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बुलाया जाता है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में क्या होता है, देखो
ये जनरली नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में प्रैक्टिस किया जाता है। ट्राइबल सोसाइटीज इसको जनरली प्रैक्टिस करती हैं। इसमें होता क्या है, मान लेते हैं कि ये लंबा चौड़ा फॉरेस्ट का एरिया है, तो जो फार्मर है वो क्या करेगा, इस फॉरेस्ट के एक कोने पे जाएगा और इस एक कोने पे जितना भी पेड़ पौधे हैं, जितना भी वेजिटेशन है, उसको काटेगा, जलाएगा, खत्म कर देगा, साफ कर लेगा इस फील्ड को, और फिर इसके ऊपर कल्टीवेशन करने की शुरुआत कर देगा। कल्टीवेशन करेगा और जब तक कल्टीवेशन बढ़िया होगा, जब तक प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन बढ़िया होगा, तब तक इस फील्ड पे कल्टीवेशन करता रहेगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही प्रोडक्शन डिक्लाइन होने लगेगा, ये जो ट्राइबल सोसाइटी है यहां से छोड़ के चली जाएगी किसी दूसरे एरिया में और फॉरेस्ट के किसी दूसरे एरिया को क्लियर आउट कर लेगी। अब देखो, फॉरेस्ट का दूसरा एरिया क्लियर आउट कर लिया, उसको जला दिया गया, उसके पेड़ पौधे काट दिए गए और अब यहां पे कल्टीवेशन किया जा रहा है। इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि फॉरेस्ट को फॉरेस्ट बनने में लगते हैं 10, 12 साल, 15 साल, 20 साल, लेकिन काटने में लगा आपको एक दिन। तो इससे फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन होता है, इससे फॉरेस्ट हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन होता है, इससे वाइल्ड लाइफ को नुकसान होता है। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि जो सॉइल जली हुई होती है उसमें पोटैश होता है, तो इनिशियली ये जो सॉइल होती है वो न्यूट्रिएंट रिच होती है। दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि ये जो आप कल्टीवेशन कर रहे हो, अब ये जो जमीन आपने छोड़ी पहली वाली, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी फर्टिलिटी को रीगेन भी तो कर लेगी, बट इसके फायदे कम हैं, नुकसान ज़्यादा हैं, बिकॉज फॉरेस्ट एरिया को आप बहुत रैपिडली काट रहे हो फॉर दिस जूम कल्टीवेशन, फॉर दिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसके बारे में डिटेल में बातचीत की जाती है ज्योग्राफी में, लेकिन बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है। जूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कैसे किया जाता है, इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बुलाया जाता है। इनफैक्ट ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये जो जूम कल्टीवेशन है, इसके बहुत सारे नाम हैं हमारे कंट्री में भी और वर्ल्ड वाइड भी। जूमिंग इसका सबसे पॉपुलर नाम है जो कि चलता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। पामलाव इसको बुलाया जाता है मणिपुर में। पामलाव कहाँ बुलाया जाता है? मणिपुर में। दीपा इसको बुलाया जाता है बस्तर छत्तीसगढ़ में। दीपा कहाँ बुलाया जाता है? बस्तर छत्तीसगढ़ में। बेबर या फिर धैया इसको बुलाया जाता है मध्य प्रदेश में। धैया कहाँ पे बुलाया जाता है? मध्य प्रदेश में। पामा डाबी इसको कहाँ पे बुलाया जाता है? उड़ीसा में बुलाया जाता है। कुमारा इसको कहाँ पे बुलाया जाता है? वेस्टर्न घाट्स में बुलाया जाता है। वालरे या वॉल्टर इसको कहाँ पे बुलाया जाता है? साउथ ईस्टर्न राजस्थान में बुलाया जाता है। खी इसको कहाँ पे बुलाया जाता है? हिमालयन बेल्ट में बुलाया जाता है। और कुरुवा इसको कहाँ पे बुलाया जाता है? झारखंड में बुलाया जाता है। देखो, पूछने को तो यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नाम है इसके, एक तो जूम सबसे पॉपुलर नाम है, कहाँ बुलाया जाता है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बुलाया जाता है। दूसरा, दीपा इसको कहाँ पे बुलाया जाता है? बस्तर छत्तीसगढ़ में बुलाया जाता है। बस्तर नक्सलिज्म के लिए फेमस डिस्ट्रिक्ट है, आपने सुना होगा इसके बारे में। तो दीपा कहाँ बुलाया जाता है? इसको बस्तर छत्तीसगढ़ में बुलाया जाता है। ब्यावर या फिर दैया कहाँ पे बुलाया जाता है? मध्य प्रदेश में बुलाया जाता है। वेलर या फिर वॉल्टर कहाँ पे बुलाया जाता है? साउथ ईस्टर्न राजस्थान में बुलाया जाता है। और कुमारा कहाँ पे बुलाया जाता है? वेस्टर्न घाट्स में बुलाया जाता है। कम से कम ये 4-5 नाम तो याद रखना, बिकॉज ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं। बाकी अगर ज़्यादा रह जाए याद तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए इस चीज़ के लिए। दुनिया भर में भी इसके कई सारे नाम हैं, जैसे रे इसको बुलाया जाता है वियतनाम में, और रे वियतनाम में बुलाया जाता है, इसको याद रखना। तवी इसको बुलाया जाता है मेडागास्कर में। तवी कहाँ बुलाया जाता है? मेडागास्कर में, इसको भी याद रखना। मसोले इसको बुलाया जाता है कॉन्गो में। फांग इसको बुलाया जाता है इक्वेटोरियल अफ्रीकन कंट्रीज में। लोगन इसको बुलाया जाता है वेस्टर्न अफ्रीका में। कोमिली इसको बुलाया जाता है मेक्सिको में। कोमिली को याद भले ही मत रखना, लेकिन मिल्पा को याद रख लेना। मिल्पा भी मेक्सिको में बुलाया जाता है। मेक्सिको के 2 स्टेट्स हैं जहां पे मिल्पा बुलाया जाता है इसको, तो मिल्पा को याद रख लेना। और रोका इसको बुलाया जाता है ब्राजील में। तो वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो रे कहाँ पे बुलाया जाता है? वियतनाम में, जो कि आपको याद रखना ही रखना चाहिए, बाकी याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। तवी इसको कहाँ पे बुलाया जाता है? मेडागास्कर में बुलाया जाता है। फिर इसके अलावा मिल्पा इसको कहाँ पे बुलाया जाता है? मैक्सिको में बुलाया जाता है। और रोका इसको कहाँ पे बुलाया जाता है? ब्राजील में बुलाया जाता है। देखो, जब मैं ये कह रहा हूँ कि इन नामों को तो याद रखना ही रखना, विच मीन्स कि रिलेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एनसीईआरटीज़ में कोट किए गए हैं या फिर जो स्टैंडर्ड बुक्स चलती हैं उनमें कोट किए गए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी को पूछ नहीं सकता यूपीएससी। यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, आप जितना बेहतर तरीके से प्रिपेयर करोगे उतना बेहतर है। लेकिन हाँ, फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी थोड़ा देखना होता है। आप हर चीज़ को नहीं रट सकते हो, आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही रटोगे, इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही याद करोगे। तो ये इंपॉर्टेंट नाम मैंने बता दिए हैं, थोड़ा सा दिमाग में रखना। फिर इसके बाद कुछ और टर्म्स हैं, जैसे एक होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब क्या है कि जो फार्मर है वो क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहा है
और क्रॉप्स के प्रोडक्शन के साथ साथ लाइव स्टॉक को भी रियर कर रहा है, लाइव स्टॉक का भी पालन कर रहा है। फसल तो उगा ही रहा है, लेकिन साथ में उसने गाय भैंस बकरियां रखी हुई हैं, या उसने कोई पोल्ट्री फार्म खोला हुआ है, या उसने कोई फिशरीज का प्लांट लगाया हुआ है। तो जब ऐसा किया जाता है तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब कि क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ फार्मर जो है वो लाइव स्टॉक को भी रियर कर रहा है। और इसका सबसे बढ़िया फायदा क्या है कि अगर किसी रीजन की वजह से फार्मर की जो क्रॉप है वो फेल हो भी जाए तो उसके पास में एक और इनकम का सोर्स है, वो बर्बाद नहीं होगा, वो अपना काम लाइव स्टॉक से चला लेगा। तो मिक्स्ड फार्मिंग, इसको खूब प्रमोट करती है सरकार। दूसरा मॉडर्न ट्रेंड है वर्टिकल फार्मिंग। वर्टिकल फार्मिंग क्या है? क्रॉप्स को इंडोर उगाया जाता है, आर्टिफिशियल कंडीशंस क्रिएट की जाती हैं, लाइट की, टेम्परेचर वगैरह की, और आर्टिफिशियल कंडीशंस को क्रिएट करके इंडोर कल्टीवेशन किया जाता है, जैसे वेजिटेशन वगैरह का, जैसे फ्लावर्स वगैरह का। अब तो मेट्रो सिटीज़ में ट्रेंड चल गया है, लोग शौक के लिए ये वर्टिकल फार्मिंग को प्रैक्टिस करते हैं। और एम क्या होता है कि कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकाली जाए। सॉइललेस मेथड होता है, आप अपने टेरेस पे कल्टीवेशन कर रहे हो, वहाँ पे सॉइल नहीं है, हाइड्रोफोनिक्स को आप यूज़ कर रहे हो, एक्वाफोनिक्स वगैरह को आप यूज़ कर रहे हो, तो सॉइललेस मेथड होता है ये वर्टिकल फार्मिंग। एक लाइन में याद रखें, तो जो इंडोर कल्टीवेशन होता है बाय क्रिएटिंग आर्टिफिशियल कंडीशंस ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर, उसको कहा जाता है वर्टिकल फार्मिंग। फिर एक खजान फार्मिंग सिस्टम चलता है, और ये जो खजान फार्मिंग सिस्टम है ये गोवा के लिए स्पेसिफिक है। गोवा में जो लो लाइंग फ्लड प्लेन्स हैं वहां पे एक एग्रीकल्चरल सिस्टम चलता है जिसको बुलाया जाता है क्या? खजान फार्मिंग सिस्टम। अब लो लाइंग फ्लड प्लेन्स में अगर कल्टीवेशन कर रहे हो तो आपको सैलिनिटी को भी रेगुलेट करना पड़ेगा, आपको टाइड्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गोवा में इस कल्टीवेशन को किया जाता है जिसको कहा जाता है खजान फार्मिंग सिस्टम। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, ये भी काम आएंगे। फिर एक टर्म है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का मतलब क्या होता है? देखो, एक महाराष्ट्र के एग्रीकल्चरिस्ट हैं जिनका नाम है सुभाष पालेकर। सुभाष पालेकर साहब ने 1990s में ग्रीन रिवॉल्यूशन के ऑल्टरनेटिव के तौर पे बात करने की शुरुआत करी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बहुत सारे फायदे थे, लेकिन हमने ये भी देखा था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के कई सारे नुकसान भी थे। ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत कुछ क्रॉप्स के ऊपर फोकस किया जा रहा था। ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं वो इंक्रीज हो रही थी। ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है वो सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हो रहा था। ग्रीन रिवॉल्यूशन के कई सारे नुकसान भी थे, डिसएडवांटेजेस भी थे। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के ऑल्टरनेटिव के तौर पर सुभाष पालेकर साहब ने बात करने की शुरुआत करी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में। और ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है? केमिकल फ्री एग्रीकल्चर। ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हुए एग्रीकल्चर को केमिकल फ्री करना है, और जैसे प्री ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर हुआ करता था वैसे एग्रीकल्चर करना है, लेकिन मेथड्स को इंप्रूव करना है। जैसे आप केमिकल्स यूज मत करो, आप काउडंग यूज करो, आप मल्चिंग करो, आप कंपोस्टिंग करो, आप जो नेचुरल चीजें हैं उनको यूज करो इस जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को परफॉर्म करने के लिए। और नेचुरल फार्मिंग का सिस्टम है तो कम पानी लगेगा, क्लाइमेट फ्रेंडली रहेगा। सरकार इसको प्रमोट करती है। सरकार का एक प्रोग्राम है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम, जिसके तहत सरकार कहती है कि ऑन फार्म बायोमास की रिसाइकलिंग करो, यूज करो काउ डंग को, यूरिन को, और इनकी जो फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं, जो पेस्टिसाइड्स हम यूज करते हैं, उनकी जगह पे नेचुरल चीजों को यूज करो ताकि कॉस्ट भी कम आए, ताकि हमारे क्लाइमेट को भी सेव किया जा सके। फिर सॉइल एरिएशन का पीरियोडिक मेथड्स, उनको भी इंप्लीमेंट किया जाता है। तो बेसिकली जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का मतलब क्या है कि केमिकल फ्री एग्रीकल्चर यूजिंग द ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिसेस। इसकी बात सबसे पहली बार किसने की? सुभाष पालेकर साहब ने की। और फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डिस्कशन में रहने वाला टर्म है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या है कि फार्मर जो है वो क्रॉप्स को प्रोड्यूस करे, वो लाइव स्टॉक का प्रोडक्शन करे, लेकिन विदाउट यूजिंग पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, एंटीबायोटिक्स, ग्रोथ हार्मोन्स।
कोई भी पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, ग्रोथ हार्मोन को यूज किए बिना जब क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है, लाइव स्टॉक का प्रोडक्शन किया जाता है, तो उसको बुलाया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर सरकार का बड़ा स्पेशली फोकस है। इसके लिए 2 स्कीम्स चलाई हुई सरकार ने, एक तो मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और दूसरा बेहद पॉपुलर परंपरागत कृषि विकास योजना। ये दोनों स्कीम्स चलाई हुई हैं सरकार ने, परंपरागत कृषि विकास योजना और मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या कि विदाउट यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, एंटीबायोटिक्स, ग्रोथ हार्मोन्स आप क्रॉप्स का प्रोडक्शन करो, आप लाइव स्टॉक का प्रोडक्शन करो। और ऑर्गेनिक फार्मिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, आप पेस्टिसाइड्स यूज नहीं कर रहे हो, आप इंसेक्टिसाइड्स यूज नहीं कर रहे हो, आप फर्टिलाइजर्स यूज नहीं कर रहे हो, तो आप मल्टीपल क्रॉप्स को उगा सकते हो। भाई, जो नेचुरल इंग्रेडिएंट है उसको यूज कर रहे हो आप, जो नेचुरल चीजें उनको यूज कर रहे हो आप, तो आप मल्टीपल क्रॉप्स का कल्टीवेशन कर सकते हो। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन देखने को मिलता है। और जब नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया जाएगा तो सॉइल हेल्थ भी इंप्रूव होगी, वाटर पॉल्यूशन भी प्रिवेंट होगा, वाटर पॉल्यूशन में भी कमी देखने को मिलेगी। वाटर पॉल्यूशन का एक बड़ा हिस्सा ये भी है कि ये जो फार्मिंग में इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं, ये पानी में जाते हैं और वाटर को पॉल्यूट करते हैं। उनको हम यूज ही नहीं करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो वाटर पॉल्यूशन भी प्रिवेंट होगा। बहुत सारी इकोलॉजिकल सर्विसेज जैसे पॉलिनेशन है, जैसे हैबिटेट्स हैं, वो भी इंप्रूव होंगे। जब आप पेस्टिसाइड्स यूज करते हो तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे ही मर जाते हैं बेचारे। जब ये यूज नहीं होगा तो उनकी भी ग्रोथ होगी, तो जो नेचुरल इकोलॉजिकल सर्विसेज हैं उनमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और बड़ी बात, ये जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं इनके यूजेस में रिडक्शन देखने को मिलेगा, कमी देखने को मिलेगी, एग्रो केमिकल्स के यूजेस में कमी देखने को मिलेगी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के यूज में कमी कैसे देखने को मिलेगी? अभी तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं पेस्टिसाइड्स की, केमिकल्स की, इंसेक्टिसाइड्स की, उनको बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी जा रही है, उनके लिए कोल भी यूज़ हो रहा है, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, उनमें भी कमी आएगी। इन केमिकल्स को बनाने के लिए भी बहुत सारे सोर्सेज को यूज़ किया जाता है, उनमें भी कमी आएगी। बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग का गोल ये है कि हम पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं करेंगे, हम फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करेंगे, हम कोई ग्रोथ हार्मोन यूज़ नहीं करेंगे, हम कोई एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करेंगे। इन सब को यूज़ किए बिना हम क्रॉप्स का कल्टीवेशन करेंगे, हम लाइव स्टॉक का प्रोडक्शन करेंगे। इसको कहा जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो 2017 में अपने रेगुलेशंस लेकर आया। रेगुलेशंस को क्या बुलाया गया? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनिक फूड्स रेगुलेशन, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनिक फूड्स रेगुलेशन 2017। और इसके तहत फसाई ने ये बोला कि जो भी लोग ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनिक फूड्स में डील कर रहे हैं, मार्केट में बेचना चाहते हैं, उनको इन दोनों में से किसी एक सर्टिफिकेट को लेना ही लेना पड़ेगा। और कौन कौन से 2 सर्टिफिकेट्स हैं? एक है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, इसको इंप्लीमेंट करता है अपीडा। अपीडा की फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अपीडा जो है वो फंक्शन करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर। तो एक सर्टिफिकेट तो अपीडा इश्यू करता है जिसका नाम क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ऑर्गेनिक फूड्स के लिए एक सर्टिफिकेट जिसका नाम है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, उसको कौन इश्यू करता है? अपीडा इश्यू करता है। और दूसरा है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम फॉर इंडिया। पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम फॉर इंडिया, ये जो सर्टिफिकेट है ये किसके अंडर इश्यू किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर। इसको याद रख लेना, नाम 2 याद रह जाए तो इंपॉर्टेंट। सिक्किम जो है वो इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट बना 2015 में, इनफैक्ट इकलौता ऑर्गेनिक स्टेट है। बाकी मध्य प्रदेश वगैरह कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिक्किम इज दी इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट। कब बना? 2015 में बना। 2018 में यूनाइटेड नेशन की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने सिक्किम को फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड दिया। फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड क्यों दिया? बिकॉज सिक्किम वर्ल्ड का पहला 100% ऑर्गेनिक स्टेट बन गया। तो 2018 में सिक्किम को अवार्ड भी मिला यूनाइटेड नेशन की तरफ से फॉर बिकमिंग दी वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट। और ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं किसी आंसर में कोट करोगे तो आंसर आपका सुंदर लगेगा।
होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, इनमें डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि चीज़ें कैसे चल रही हैं। मोनोक्रॉपिंग क्या है कि आप साल दर साल सिर्फ एक ही क्रॉप को कल्टीवेट कर रहे हो ऑन अ पीस ऑफ लैंड। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है कि आप एक साल में एक पीस ऑफ लैंड पे 2 या 2 से ज़्यादा फसल ले रहे हो, उसको बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग के 4 टाइप्स हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है कि आपने किसी फील्ड में एट अ पॉइंट ऑफ टाइम अलग अलग क्रॉप्स को उगाया हुआ है लेकिन कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है। इंटर क्रॉपिंग क्या है कि आपने किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक फील्ड में अलग अलग क्रॉप्स को उगाया हुआ है लेकिन एक डेफिनेट पैटर्न है। सीक्वेंस क्रॉपिंग क्या है कि आपकी जो पहली क्रॉप है उसका हार्वेस्ट हुआ, इमीडिएटली आफ्टर आपने दूसरी क्रॉप को सो कर दिया, इसको बोलते हैं सीक्वेंस क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग क्या है कि आपकी जो पहली क्रॉप है उसका हार्वेस्ट हुआ नहीं है, काटने वाले हो आप, उससे पहले ही आपने दूसरे क्रॉप को प्लांट कर दिया। रटून क्रॉपिंग क्या है कि जो पुरानी वाली फसल का हार्वेस्ट है, जब आप उसको काटने जा रहे हो तो उस काटने के टाइम पे ही आप उस क्रॉप के रूट को छोड़ रहे हो, उसके लोअर पार्ट को छोड़ रहे हो, जिसको रटून बुलाया जाता है। और ये जो रटून है यही अगली बार दूसरे क्रॉप मतलब दूसरे टाइम पे ग्रो होगा, रीग्रो होगा। रटून क्रॉपिंग में पैसा तो बच जाता है लेकिन प्रोडक्टिविटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिक्लाइन होती है। जूम या शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बुलाया जाता है। बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, इसमें फॉरेस्ट के किसी एक पर्टिकुलर एरिया को क्लियर आउट किया जाता है, जलाया जाता है, पेड़ों को काटा जाता है और फिर कल्टीवेशन किया जाता है। जब तक प्रोडक्शन बढ़िया है तब तक कल्टीवेशन होता रहेगा। जैसे ही प्रोडक्शन में डिक्लाइन देखने को मिलेगा, ये जो सोसाइटी है वो किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएगी और किसी दूसरे फॉरेस्ट एरिया को क्लियर आउट कर लेगी। इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिनके बारे में हमने बात की। ये जो जूमिंग है इसके कई सारे नाम हैं, जो पॉपुलर नाम आपको याद रखने चाहिए। जूमिंग तो इसको बुलाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, इसको दीपा बुलाते हैं बस्तर डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ के, इसको धैया बुलाते हैं मध्य प्रदेश में, इसको कुमारा बुलाते हैं वेस्टर्न घाट्स में और इसको वॉल्टर बुलाते हैं साउथ ईस्टर्न राजस्थान में। वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो रे बुलाया जाता है वियतनाम में, ताबी बुलाया जाता है मेडागास्कर में, मिल्पा बुलाया जाता है मैक्सिको में और रोका बुलाया जाता है ब्राज़ील में। फिर हमने बात की मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में। क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ फार्मर जो है वो लाइव स्टॉक्स को भी रेयर कर रहा है, उसको बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। वर्टिकल फार्मिंग क्या है, इंडोर फार्मिंग। आप आर्टिफिशियल कंडीशंस क्रिएट कर रहे हो लाइट की, टेम्परेचर की, और उन आर्टिफिशियल कंडीशंस के साथ में आप इंडोर कल्टीवेशन कर रहे हो, सॉइललेस मेथड होता ही है। खजान फार्मिंग सिस्टम क्या है, गोवा में चलता है, गोवा के लो लाइंग फ्लड प्लेन्स में चलता है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है, आइडिया किसने प्रोपोगेट किया, सुभाष पालेकर साहब ने किया। और क्या कहा गया कि हमें केमिकल फ्री एग्रीकल्चर करना है ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हुए, जैसे प्री ग्रीन रिवोल्यूशन वाले एरा में हुआ करता था। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कि हम पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करेंगे, हम फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करेंगे, हम कोई ग्रोथ हार्मोन यूज नहीं करेंगे, हम कोई एंटीबायोटिक यूज नहीं करेंगे, इनको बिना यूज किए हम क्रॉप्स का प्रोडक्शन करेंगे, हम लाइव स्टॉक का प्रोडक्शन करेंगे। इसके लिए जो सबसे पॉपुलर स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना, ये एक स्कीम चलती है। फिर इसके बाद हमने इंपॉर्टेंस देख ली ऑर्गेनिक फार्मिंग की। फसाई 2017 में रेगुलेशंस लेकर आया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनिक फूड्स रेगुलेशन, जिसके तहत 2 सर्टिफिकेट्स इश्यू किए जाते हैं ऐसे लोगों के लिए जो कि ऑर्गेनिक फूड्स में डील करते हैं। इनमें से किसी एक सर्टिफिकेट को आपको लेना ही होता है। अपीडा जिस सर्टिफिकेट को इश्यू करता है उसका नाम क्या है, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। अपीडा फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर। और दूसरा है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ इंडिया, जिसको इश्यू करता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इंपॉर्टेंट, सिक्किम जो है वो इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट बना, कब बना, 2015 में बना। 2018 में सिक्किम को यूनाइटेड नेशन की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड दिया। किस चीज के लिए, वर्ल्ड की पहली 100% ऑर्गेनिक स्टेट बनने के लिए। ये टर्मिनोलॉजी बेहद काम की है और मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, 2-3 बार बोल चुका हूँ कि इकोनॉमी में शायद इसकी इतनी इंपॉर्टेंस ना हो, लेकिन ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ये चैप्टर आपके, तो ये वाला सेशन आपके, तो इसको थोड़ा ढंग से पढ़ना। अच्छा, ये जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है इसको कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, और ये तो आप खुद से लिख सकते हो। एग्रो इकोलॉजिकल फैक्टर्स कि भाई किसी जगह पर रेनफॉल कैसी हो रही है, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, सॉइल की कंडीशन वगैरह कैसी है, वो फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न को। अब जहाँ पे नेचुरली सॉइल ही ऐसी नहीं है कि वहाँ पे राइस को उगाया जा सके, वहाँ पे आप राइस कैसे उगाओगे, तो एग्रो इकोलॉजिकल फैक्टर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ कैसी हैं,
इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज़ कैसी हैं, ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क कैसा है, मार्केट अवेलेबल है या नहीं है, और अदर एग्रीकल्चर इनपुट्स जैसे फर्टिलाइजर्स हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स हैं, ये सब अवेलेबल है या नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो क्रॉपिंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद से, तो अब वहाँ पे खूब सारा कल्टीवेशन होता है, सिग्निफिकेंटली ग्रो हुआ है वहाँ पे एग्रीकल्चर। हरियाणा में भी यही हुआ है, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स अभी भी ऐसे हैं या बहुत सारे रीजन्स अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की ही कमी है। इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे आपका लैंड होल्डिंग का साइज कितना है, एक फार्मर की इनकम कितनी है, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के प्राइसेस कितने हैं। और आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी समस्या है, बिकॉज हमारे यहाँ पे जो लैंड होल्डिंग का साइज है वो बेहद छोटा है। किसी के पास 1 बीघा खेत है, किसी के पास 2 बीघा खेत है, बिकॉज प्रॉपर्टी डिवाइड होती है, बाप की प्रॉपर्टी बच्चों में डिवाइड होती है। तो धीरे धीरे जो लैंड होल्डिंग का साइज है वो घटता जा रहा है, और इसकी वजह से क्या होता है, अब 1 बीघे के लिए कोई ट्रैक्टर नहीं खरीदेगा, 1 बीघे के लिए कोई इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं लगवाएगा, 1 बीघे के लिए कोई बढ़िया फर्टिलाइजर, कोई बढ़िया प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए कामकाज नहीं करेगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में। ज्योग्राफी में जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन ये जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं ये भी क्रॉपिंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस करते हैं। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे आपकी फूड हैबिट्स क्या हैं, अब किसी एरिया ऐसा है जहाँ पे नॉनवेज का बहुत ज़्यादा कल्चर है, वहाँ पे शायद एग्रीकल्चर उतना इंटेंसली ना करते हो लोग। एजुकेशन का लेवल क्या है, आप एडुकेट होते जाते हो तो आमतौर पे आप क्या सोचते हो, क्या नौकरी लगेंगे, कहीं काम करेंगे, एग्रीकल्चर के बारे में नहीं सोचते हो। तो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नमेंट पॉलिसी मेजर्स जैसे सरकार लोन्स दे रही है नहीं दे रही है, एमएसपी प्रोवाइड कर रही है नहीं प्रोवाइड कर रही है, सब्सिडी दे रही है नहीं दे रही है, यूरिया पे सब्सिडी मिल रही है तो अब आंख बंद करके फार्मर्स यूरिया डाल रहे हैं। जिन क्रॉप्स पे एमएसपी मिल रही है उन क्रॉप्स का कल्टीवेशन ज़्यादा होता है। तो ये इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नमेंट पॉलिसी मेजर्स भी क्रॉपिंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस करते हैं। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं या नहीं है, जिनमें है वहाँ पे प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटीज मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, सब्सिडाइज्ड इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी क्रॉपिंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, हालांकि आपको खुद लिखना चाहिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि क्रॉपिंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस करते हैं। एग्रो इकोलॉजिकल फैक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नमेंट पॉलिसी मेजर्स एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि क्रॉपिंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर एक टर्म है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ न्यू क्रॉप्स इन एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चरल फार्म। भाई आप कोई लैंड है उस पर आप वीट ही वीट उगाए जा रहे हो, पूरे एरिया में सिर्फ वीट उग रहा है, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। कल को अगर वीट की फसल में कुछ दिक्कत हो गई, खराबी आ गई, तो पूरा का पूरा एरिया, पूरा का पूरा रीजन बर्बाद हो जाएगा। डाइवर्सिफाई करो और भी क्रॉप्स को उगाओ, ऐसी क्रॉप्स जो कि आपके एरिया में सूटेबल है उनको उगाओ, ताकि अगर एक फसल को नुकसान हो भी जाए तो कम से कम दूसरी तो बढ़िया हो जाएगी, उस पर तो आप सर्वाइव कर लोगे, उस पर तो आपका एग्रीकल्चर डेवलप हो जाएगा। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज एडिशन ऑफ न्यू क्रॉप्स इन एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर फार्म। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, जब आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करते हो तो सॉइल हेल्थ इंप्रूव होती है। वीट के साथ में जो अच्छा है वो अच्छा है, जो खराब है वो खराब है। अगर किसी एरिया में सिर्फ वीट उग रहा है तो जो खराब है वो पूरे एरिया में खराब होगा, लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए अगर आपने कोई दूसरी क्रॉप उगाई हुई है तो वो फिर कंट्रीब्यूट करेगी सॉइल हेल्थ को इंप्रूव करने में, प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने में, और रिस्क का लॉस कम हो जाता है। अभी हमने इसके बारे में बात की है। इंडेक्स होता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का, ये देखने के लिए कि क्रॉपिंग पैटर्न में जो मेजर चेंजेस आ रहे हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं। ये जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है वो किस रेट पे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कितना लोग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। और ये जो इंडेक्स है ये वैल्यू देता है 0 से 1 के बीच में। जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। तेलंगाना वो स्टेट है जो कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के मामले में टॉप करता है। फैक्ट याद रख लेना कि सबसे ज़्यादा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो कि अच्छी चीज़ है कहाँ देखने को मिलता है, तेलंगाना में देखने को मिलता है। लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जैसे छत्तीसगढ़ है, जैसे हरियाणा है, जैसे उड़ीसा है, जैसे पंजाब है। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है, पंजाब हरियाणा में भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और आपको रीज़न समझ में आना चाहिए, पंजाब हरियाणा है,
उड़ीसा के बारे में तो शायद आपने ना सुना हो, या जो उस रीजन से ही बिलोंग करता है उसके बारे में उसको ज़्यादा पता हो एग्रीकल्चर से रिलेटेड। लेकिन पंजाब हरियाणा में तो आप आए दिन सुनते हो ना कि वहाँ पे कल्टीवेशन का है, वीट का है, वहाँ पे कल्टीवेशन का है, राइस का है, बाकी कुछ उगाएंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि बढ़िया फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, बढ़िया कैनाल सिस्टम है, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, इसी को एक्सप्लॉइट करो। और इसकी वजह से पंजाब हरियाणा उड़ीसा जैसे स्टेट्स हैं वहाँ पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में कमी देखने को मिल रही है, जो कि फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम वाली बात है इन स्टेट्स के लिए। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ हमें फोकस करना चाहिए। फिर एक टर्म है प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन। प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन क्या होता है? ऐसे रीजन्स जहां पे किसी और प्रोजेक्ट की परमिशन नहीं मिलती है, ऐसे रीजन्स जहां पे सिर्फ एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज को लगाया जा सकता है, किसी और इंडस्ट्री को, किसी और प्रोजेक्ट को नहीं लगाया जा सकता है। बेसिकली एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए इन एरियाज को, इन जोन्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। तमिलनाडु ने अभी रिसेंटली कावेरी डेल्टा को डिक्लेयर किया एज प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन। एक टर्म और है सॉइल रिक्लेमेशन। नाम से ही क्लियर है कि हमें सॉइल को, उसकी क्वालिटी को रिक्लेम करना है। जो सॉइल में डिग्रेडेशन आ गया है, जो कमी आ गई है, अब उस सॉइल को एक बार फिर से हमें इंप्रूव करना है, उसको रिक्लेम करना है, ताकि एक बार फिर से उस सॉइल को हम यूज कर पाएं, इंटेंसिवली यूज कर पाएं। पीडोजेनेसिस, ये टर्म आपने शायद सुना हो। पीडोजेनेसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन को क्या बुलाते हैं? पीडोजेनेसिस बुलाते हैं। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो इतना तो अभी हमने रिवाइज किया है। फैक्टर्स की अगर बात करें तो फैक्टर्स आपको खुद से लिखने चाहिए, एक बार पढ़ के देख लो। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ न्यू क्रॉप्स इन द एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर फार्म, इसको बोलते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन क्या होता है? ऐसा जोन जहां पे कोई भी अदर प्रोजेक्ट की परमिशन नहीं दी जाती है, सिर्फ एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज को अलाउ किया जाता है। तमिलनाडु ने कावेरी डेल्टा को डिक्लेयर किया है एज प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन। सॉइल रिक्लेमेशन का मतलब क्या है? कि जो सॉइल हमारी डिग्रेड हो गई है उसको एक बार फिर से हमें इंप्रूव करना है, उसकी क्वालिटी को एक बार फिर से हमें इंप्रूव करना है, इसको बोलते हैं सॉइल रिक्लेमेशन। पीडोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। इसके साथ आज की बातचीत हमारी खत्म हो गई। इस सेशन को बड़े ढंग से देखना, बिकॉज ज्योग्राफी में आपके बहुत काम आने वाला है। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।